गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुक्रक्स। और आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले मिसलेनियस टॉपिक्स। जैसा आप सभी को पता है कि जर्नल टेस्ट बहुत ज़्यादा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं कवर होते हैं। हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, ज्योग्राफी हुई, हमारा जो जनरल साइंस हुआ, बेसिकली सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन ऐसा रह जाता है जो हम क्लासेस में कवर नहीं कर पाते। तो आज उसी को हम क्वेश्चन की फॉर्म में सारा कवर करेंगे। इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर जो आपका था उससे क्वेश्चन उठाकर भी डालें ताकि आपको एक रफ आइडिया लग पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं और कैसा आपसे वहां पर पूछे जाएंगे। आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कवर किया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर हुआ, हमारा जनरल साइंस हुआ, और भी कोई टॉपिक है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे इसमें कवर होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला आज का टॉपिक है, क्या है? इंपॉर्टेंट बुक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स का भी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे हमारा हमने बजट भी डिस्कस किया था, कुछ कुछ कंपोनेंट्स उसके, इकोनॉमिक्स से भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, क्योंकि वहां से भी एक आधा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बन सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किसने लिखी है? बाय एडम स्मिथ। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी एक पर्सन है अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, एडम स्मिथ। ठीक है। सेकंड हमारी बुक कौन सी है? जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बाय जेएम कीन्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे जो ऑथर हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में वो रहे हैं। नेक्स्ट, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बाय एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, आपको याद रखनी है। आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में बुक्स पूछी जा सकती हैं, तो इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो याद रखनी है आपको। द कैनन थियरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बाय मार्शल। ये चारों की चार बुक आप याद रखेंगे, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर कौन सी बेसिकली हम प्लानिंग फॉलो करते हैं। हमारी जो इकोनॉमी कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कुछ फैक्टर्स जो है वो मार्केट कंट्रोल करती है, कुछ फैक्टर्स को हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल करती है। तो हम थोड़ा सा मिक्स्ड वे में चलते हैं। तो ये आपको पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है हमने कौन सी कंट्री से लिया था? यूएसएसआर, जो बेसिकली अब डिसइंटीग्रेट होकर 1991 में बन गई थी रशिया। ठीक है, तो हमने यहां से ये लिया था। अब क्वेश्चन क्या है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमने किस कंट्री से लिया है? रशिया, यूएसए, इजराइल, फ्रांस। आपको समझ आ गया होगा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 रशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सारे क्वेश्चन हम एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते बच्चों। हम आपको टेस्ट दे रहे हैं, क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं, लेकिन सब कुछ हम क्वेश्चन फॉर्म में अगर करने चले तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने कुछ कुछ आपके लिए स्लाइड्स ऐसी रखी हैं कि कम टाइम में आपके ज्यादा क्वेश्चन वहां से कवर हो सके। ठीक है, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें सिर्फ एमसीक्यू क्यों नहीं है। तो नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट प्लान्स। हमारा पहला प्लान क्या है? बॉम्बे प्लान। ये किस ईयर में आया था? 1944। यहाँ पे करेक्शन आप इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, ईयर 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। कौन लेकर आया था? 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे हमारे, जिन्होंने इसको इनिशिएट किया था। नेक्स्ट हमारा था गांधीयन प्लान। ये भी किस ईयर में आया था? ईयर 1944 में आया था, बाय श्रीमान नारायण अग्रवाल इसके प्रणेता थे। बेसिकली इन्हीं के नेतृत्व में इस प्लान का ओरिजिनेशन हुआ था। इसको भी मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आपने देखा होगा। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग की फॉर्मेट पर थे, मतलब कि एक साइड आपको कुछ दे दिया, दूसरी साइड कुछ दे दिया, उनका मिलान करना है सही तरीके से। तो सेम आपका ऐसे प्लान्स भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, पीपल्स प्लान, ईयर 1944 बाय द एम.एन. रॉय के द्वारा ये लाया गया था। फिर नेक्स्ट था हमारा सर्वोदय प्लान था एक, ईयर 1950 में। कौन लेकर आया था? जयप्रकाश नारायण इसको लेकर आए थे। टोटल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वो भी इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जेपी नारायण जिसे हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हैं। द फर्स्ट 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल। आप सभी को पता है कि इंडिया में 5-year प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है। ठीक है, तो पहला 5-year प्लान जो था वो किस मॉडल पर बेस्ड था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल,
हेरोड डोमार मॉडल, अशोक रूथ एंड एलन एस मैनी मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। इंपॉर्टेंट है, अगेन एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, या विदाउट एमसीक्यू फॉर्म में अगर मैं ऐसे फॉर्मेट की बात करूं तो इसमें भी आपका क्वेश्चन डेफिनेटली वहां से बनेगा। सो अगर हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो 21 मॉडल पे बेस था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये बेस था। ठीक है, अभी आगे मैं आपको पूरा बताऊंगी कौन सा प्लान जो 5 ईयर था वो किस पर बेस था और उस पर मतलब मेन फोकस किस चीज पे था। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा, मेन फोकस क्या था उसका, एग्रीकल्चर। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो मेजर फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज पर, हैवी इंडस्ट्रीज। थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में इस टाइप की चीजें भी पूछ ले कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था, एग्रीकल्चर, सेकंड का क्या था, हैवी इंडस्ट्रीज। एक दो भी अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। सो नेक्स्ट, जो मैं बात कर रही थी 5 ईयर प्लान्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकता है डेफिनेटली। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 हेरोड एंड डोमार मॉडल पर ये बेस था और एग्रीकल्चर इसका मेन फोकस था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये बेस था और इसका मेन फोकस क्या था, हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66 सुखमय चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सैडी मॉडल और इसको हम गडगिल योजना, जो आपने सुनी होगी ना गडगिल योजना, वो भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 74 अशोक रूथ एंड एलन एस मैनी मॉडल पर ये बेस था। एट्थ 5 ईयर प्लान 1992 टू 1997 जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। देखिए ये कुछ जो 5 ईयर प्लान हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे और भी थे लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपके लिए एक जगह पे कंपाइल करके आपको थोड़ा सा करवा दिया है ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। नेक्स्ट, वाई की अलग कमिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, हाल ही में अभी इनका निधन भी हुआ था तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद क्वेश्चन भी पूछा जाए। ठीक है, तो किस चीज से रिलेटेड थी कमेटी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पॉवर्टी एस्टिमेशन या नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी पॉवर्टी एस्टिमेशन। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कमिटीज थी हमारी, एक लक्कड़वाला कमेटी हुई, तेंदुलकर कमेटी हुई, तो वो भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी जो मैं आपको अभी बता रही थी, तो सबसे पहले हमारी आई थी वाई की अलग कमेटी 1979 में। ठीक है, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आपको ये दे सकते हैं। नेक्स्ट लक्कड़वाला कमेटी 1993 में ये आई थी। तेंदुलकर कमेटी 2009 में, सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, इसका नाम था पूरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थी सी रंगराजन कमेटी, कब आई थी 2012 में। आपसे ईयर मतलब मैच द फॉलोइंग की फॉर्मेट में ईयर से मिलाने को दे सकते हैं या हो सकता है क्रोनोलॉजी में लगाकर दे दे या डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको अभी कराया था वाई की अलग कमेटी किससे रिलेटेड है, वैसे भी आपको डेफिनेटली दे सकते हैं। तो चीजें एकदम याद रखनी है। वैसे भी गरीबी रेखा इंडिया में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पुअर है। ठीक है, ऑल द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है लेकिन अभी भी गरीबी बहुत ज्यादा है इंडिया में। जवाहर रोजगार योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान या 10th 5 ईयर प्लान। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। इंपॉर्टेंट योजना है ये हमारी, जो लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट, Digital India program was started from which year? 1st July 2015, 25th June 2015, 16th January 2016 या 21st August 2014. So correct answer will be option number 1. 1 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4th।
21 अगस्त 2014 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट प्रोग्राम है हमारी गवर्नमेंट का, सभी को मतलब वो डिजिटल बेसिकली प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो ये 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1 जुलाई 2015 को किसकी शुरुआत हुई थी? नीति आयोग की फॉर्मेशन हुई थी। और एक ऐसी बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी हुई बॉडी है, ठीक है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी, आपको ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऐसी और भी सारी स्कीम्स है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कब कभी इंट्रोड्यूस की गई थी, क्योंकि मैच द फॉलोइंग अगेन यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 25 जून 2015। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, ठीक है, ताकि जो इंडोर पॉल्यूशन है बेसिकली, क्योंकि विमेन की हेल्थ खराब हो जाती है अगर वो जो लकड़ियों पर जो खाना बनाती है, तो उसके अंडर क्या था प्रोग्राम में कि उनको गैस प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि जो इंडोर पॉल्यूशन से उनकी हेल्थ खराब होती है उसको हम कम कर सके। नेक्स्ट, भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये भारत निर्माण योजना बच्चों 2006 होगा इसका, ठीक है, ये इसको करेक्शन कर लेना, एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे, 2015 नहीं 2006 होगा। मनरेगा 23 अगस्त 2005, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रही है मनरेगा भी, कि इसके अंदर क्या होता है बेसिकली 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको नंबर ऑफ डेज याद रखना है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मनरेगा के अंदर कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का वादा किया जाता है। तो कितना है? 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड्स भी है हमारे, यहां से भी मैच द फॉलोइंग आपका बन सकता है, तो इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। कॉफी बोर्ड कहां पर है? हमारा बेंगलुरु में, और यहाँ की बहुत सारी जो कॉफीज है, मतलब सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन हमारा कहां पर होता है? बेंगलोर से ही, हमारा कर्नाटका से ही होता है। रबर बोर्ड केरला। टी बोर्ड कहां पे? हमारा कोलकाता। और जो सबसे पहला जीआई टैग मिला था किसी इंडियन प्रोडक्ट को, वो क्या थी? टी थी। कब मिला था? 2004 में। दार्जिलिंग टी को क्या मिला था? को जीआई टैग मिला था, ठीक है। नेक्स्ट, टोबैको बोर्ड कहां पर है? गुंटूर, हमारा आंध्र प्रदेश में ये है। नेक्स्ट, स्पाइसेस बोर्ड केरला। इंपॉर्टेंट सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस जो जो मैं आपको करा रही हूं बस वो आप करते रहिए, एकदम आराम से आपका ऐसे प्लेन की तरह पेपर निकल जाना है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लेकिन ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, और एक और क्वेश्चन इसका बनता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड। सो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, इस पर आप प्रॉपर ध्यान देंगे। सो ऑप्शंस क्या है? अन्ना हजारे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, कैलाश सत्यार्थी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, तो वो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको ये प्रॉपर याद रखना होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस, इस पे भी हमारा प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा, तो यहां से भी क्वेश्चन सीयूईटी का एक प्रॉपर बना हुआ है, तो उसको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ी हुई है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड के जो फादर थे वो कौन थे, तो कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट हमारा रेड रेवोल्यूशन, इट इज रिलेटेड टू टोमेटो एंड मीट। ब्लू रेवोल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा होगा, मछली वगैरह हमारी जो मराइन प्रोडक्ट्स है वो कहां पर होते हैं? ओशियन में, तो ये किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से। नेक्स्ट, येलो रेवोल्यूशन, हमारे जो ऑयल सीड्स, जो हमारे तेल वगैरह जो तिलहन होता है वो उससे जुड़े हुए हैं। ब्राउन रेवोल्यूशन, लेदर एंड कोको।
ब्लैक रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नाम से समझ आ रहा होगा कि कुछ ब्लैक प्रोडक्ट की बात हो रही है। पिंक रेवोल्यूशन, अनियन एंड प्रॉन्स। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जूट प्रोडक्शन। और इंडिया में जूट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उड़ीसा में होता है। ठीक है, आपको याद रखना है मैक्सिमम प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है जूट का, और इसे हम क्या बोलते हैं? जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। सो एक क्वेश्चन आपका वहां से भी बन सकता है डायरेक्टली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? जूट होगा उसका। नेक्स्ट, राउंड रेवोल्यूशन, पोटैटो प्रोडक्शन। गोल गोल क्या होते हैं भैया? आलू होते हैं, तो उसी से ये आपका छोटी सी ट्रिक बन जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the largest tiger reserve in India? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में 53rd टाइगर रिजर्व बनाया गया था इंडिया में, तो यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन भी बन सकता है हमारा। और 23rd टाइगर रिजर्व हमारा कौन सा था? रानीपुर टाइगर रिजर्व, और जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। जगह आपको पता होनी चाहिए कि कहां पर है, क्योंकि मैं अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, या जो मैंने आपको एमसीक्यू फॉर्म में मतलब ऐसा दिया है सिंपल, वो भी बन सकता है। सो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारा इंडिया में? नागार्जुन सागर सिरिसेलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, नामदप्पा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, लास्ट वन इज बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। और अगर स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की हम बात करें इंडिया में, वो क्या है? बोर टाइगर रिजर्व, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व। नाम आपको याद रखना है, नामदप्पा टाइगर रिजर्व। इसका एक स्पेशलिटी क्या है? यहां पे फ्लाइंग स्क्वेरल मिलती है, फ्लाइंग स्क्वेरल। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व से वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है हमारा? अरुणाचल प्रदेश में। ओरांग टाइगर रिजर्व, नामेरी, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ये हमारे कहां पर मिलते हैं? आपको असम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, उड़ंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। नागरहोल, भद्र, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? हमारे कर्नाटका में है। कर्नाटका वाले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल, सतकोसिया उड़ीसा में हमें देखने को मिलेंगे। और सिमलीपाल हमारा क्या है? एक वेटलैंड भी है। दुधवा टाइगर रिजर्व, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मतलब सबसे जो सिंगल जो नेशनल पार्क है वो भी है, और सबसे बड़ा पार्क भी है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ एंड रानीपुर। अभी इसको 53rd टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कहां पर है ये चारों? हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। सुंदरबन एंड बक्सा कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग आपके डेफिनेटली यहां से बन सकते हैं। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करने बैठे तो फटाफट से अपना मैप बुक लेकर बैठिए, ताकि लोकेशन भी आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए। नेक्स्ट, टका इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? यहां से भी क्वेश्चन देखिए, जनरल टेस्ट हमेशा मैं बोलती हूँ कि थोड़ा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, मतलब कि बहुत सारी चीजें काइंड ऑफ सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं, तो थोड़ा सा इसलिए हमें अपना जो सोचने का जो दायरा है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपके कहां से बन सकते हैं? अगेन मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में, कि एक तरफ आपको क्या देंगे? कंट्री का नाम दे देंगे, दूसरी तरफ आपको करेंसी दे देंगे, तो आपको सही मिलान करना होगा। तो उसी फॉर्मेट पे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी है टाका। ठीक है, अब आगे बहुत सारी और भी करेंसी से जो इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और साथ के साथ मैं आपको कैपिटल भी बताती रहूंगी, क्योंकि जनरल कुछ तो हमें पता ही होती है, हमेशा हम न्यूज में देखते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं। ठीक है, बुल्गारिया, इसकी कैपिटल क्या है? सोफिया, और इसकी करेंसी क्या है? लेव। बेलारूस, कैपिटल है इसकी मिन्स्क, और बेलारूसियन रबल इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रिया, वियना, इसकी करेंसी क्या है? यूरो। कंबोडिया,
फिनोम फिन रियल इसकी क्या है, करेंसी है, इंपॉर्टेंट है। साउथ एशियन कंट्रीज इंपॉर्टेंट थोड़ी सी आपको याद रखनी है। इथियोपिया, एडिस अबाबा इसकी कैपिटल है और बिर इसकी क्या है, करेंसी। हंगरी, बुडापेस्ट। फोरेंट इसकी करेंसी है। आइसलैंड, रेजाविक। क्रोना इसकी क्या है, करेंसी है। जो हमारी स्वीडन, बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे हेडक्वार्टर्स हुए। जो हम रैंकिंग्स की बात करते हैं जनरली हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलता है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वही टॉप कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा है ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान, और इसका जो करेंसी वो क्या है, रियाल। इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम, और इसकी करेंसी क्या है, न्यू शेकिल। कजाकिस्तान, इसकी कैपिटल क्या है, अस्ताना, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, टेंग। मलेशिया, कोलालंपुर इसकी कैपिटल हुई, और रिंगिट क्या है, इसकी करेंसी है। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, और एसएससी टाइप के एग्जाम में तो बहुत बार यहां से क्वेश्चन बनाया भी है। नेक्स्ट मंगोलिया, उलन बतूर इसकी कैपिटल है, और टोग्रोग इसकी क्या है, करेंसी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा याद रखना है। आगे नेक्स्ट मोजाम्बिक, कैपिटल क्या है, मपूतो, और करेंसी हुई हमारी मेटिकल। नाइजीरिया, अबूजा इसकी कैपिटल और नायरा इसकी क्या है, इसकी करेंसी है। पोलैंड, वॉर्सो, ज़िलोटी इसकी करेंसी हुई। फिर नेक्स्ट रोमानिया, बुकारेस्ट, ल्यू इसकी करेंसी है। करेंसी पर स्पेसिफिक फोकस आपको रखना है यहाँ पर, ठीक है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक, बहुत इसकी क्या है, करेंसी है। फिर टर्की, देखिए पहले इसका नाम टर्की था, फिर तुर्की कर दिया, अब इसका नाम फिर से टर्की कर दिया है। सो इसकी कैपिटल क्या है, अंकारा, और कैपिटल इसकी क्या है, लीरा। यूएई, अबू धाबी, दिरहम इसकी करेंसी है। वियतनाम, हनोई, डोंग इसकी करेंसी हुई। जाम्बिया, लुजाका, और इसकी करेंसी क्या है, कवाचा। वेनेजुएला, कारकस इसकी कैपिटल है, और बॉलीवर इसकी करेंसी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नाम थे, क्योंकि देखिए सारे नाम आप याद नहीं रख सकते, इसलिए मैंने क्या किया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको शॉर्ट लिस्ट कर आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया है, ताकि आपकी चीजें जल्दी से कवर हो सके। नेक्स्ट, फेमस साइट्स इन इंडिया। आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था, मतलब एक तरफ क्या था कि जगह का नाम दे दिया, दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट साइट का नाम दे दिया, फिर उसको क्या करना था, करेक्ट मैच मिलाना था। सो एक बार देख लेते हैं फटाफट से। अजंता कहां पर है, महाराष्ट्र में। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं, और चंदेल डायनेस्टी जो थी उस टाइम पर ही बनवाए गए थे। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में हमें देखने को ये मिलता है। बृद्रेश्वर टेम्पल थंजावुर, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, कहां पर है हमारा, आगरा में। चार मीनार हैदराबाद में देखने को मिलेगा। दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान, कहां पर, माउंट आबू। और दिलवाड़ा टेम्पल जो है किससे जुड़े हुए हैं, ये जैनिज्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एलोरा केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। एलिफेंटा केव्स मुंबई महाराष्ट्र। गेटवे ऑफ इंडिया में मुंबई में देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, तो आपसे ये भी पूछी जा सकती है, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी साइट क्या है, हवा महल जयपुर। जयपुर को हम क्या बोलते हैं, गुलाब नगरी, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली में हमारा। कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। गोल गुंबज बीजापुर में है। ये इंपॉर्टेंट है, सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, अब हम जनरल साइंस थोड़ा सा कवर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपका जनरल साइंस से भी एक आधा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में पूछा हुआ था। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उन्हें फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सो द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज, ऑप्शंस क्या है, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, एग्रोलॉजी और इंथोलॉजी। सो करेक्ट आंसर विल बी साइटोलॉजी। ठीक है, अगर एग्रोलॉजी की ये माइकोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी ऑफ बैक्टीरिया होता है हमारा। ठीक
ठीक है, नेक्स्ट आगे और ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं हम। सो एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रासेस, आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स, एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई। अभी लास्ट में मैंने आपको जो ये प्रीवियस स्लाइड में कराया था, इसका ये आंसर मैंने यहाँ पे गलत बता दिया था। माइकोलॉजी बेसिकली किसकी स्टडी होती है? स्टडी ऑफ फंगाई, मैंने बैक्टीरिया बोल दिया था, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे आप, क्योंकि मैच द फॉलोइंग यहां से बन सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन भी यहां से एक बन सकता है आपका। सो नेक्स्ट क्या है हमारा? हेप्टोलॉजी स्टडी ऑफ लिवर, पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जहां से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट यहाँ पर जो मैं आपको करा रही हूँ आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन रिवीजन जरूर होनी चाहिए लास्ट तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल? भैया सबको भूख लगती है, कहीं ना कहीं खाना बनता है, तो खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। तो ऐसी जो सेल जो हमारे होते हैं उसका भी एक प्रॉपर किचन होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। तो किस ऑर्गन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट? सो करेक्ट आंसर विल बी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और लाइजोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स, क्योंकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो वेस्टेज होता है वो सारा कहां पे जाके डंप हो जाता है? लाइसोसोम्स में डंप हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल? जैसे आप सभी ने देखा होगा कि कंप्यूटर का भी एक प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, सेम वे जो हमारे घर में होता है, जो वो उद्यमी बच्चे होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए एक बॉस होता है, उसी टाइप से सेल का भी क्या होता है? कंट्रोल रूम होता है, ताकि कोई भी उसकी फंक्शनिंग है वो गलत ना हो जाए। सो ऑप्शंस क्या है? राइबोसोम्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। सीधा सीधा यहां से आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बनेगा, तो कोई भी टर्म को आपको मिस नहीं करना जो मैं आपको अभी करा रही हूं। नेक्स्ट, हु गेव द डबल स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए? अब बात करेंगे हम डीएनए आरएनए क्या होते हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। और जो डबल स्ट्रक्चरल मॉडल था डीएनए का वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रीक, वॉल्डियर, ग्रीगर जॉन मिंडल, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी वॉटसन एंड क्रीक ने ये जो डबल स्ट्रक्चर था डीएनए का वो दिया था। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी यहां से आपका बन सकता है। सो डीएनए क्या होता है? डीएनए में शुगर इज डीऑक्सीराइबोस, वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो शुगर क्या होता है? राइबोस टाइप का होता है। नेक्स्ट, डीएनए कंटेन्स द बेस एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आरएनए की तो उसमें क्या होता है? सारी चीजें सेम रहेंगी बाकी की तीन, लेकिन यूरासिल की, थाइमीन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल प्रेजेंट होता है। बेसिकली यहाँ पे जैसे ATCG हमारा हुआ और यहाँ पे वो क्या हो जाता है? AGCG, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी थाइमीन की जगह पे यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है बेस के रूप में। और डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने बात करी वॉटसन एंड क्रीक ने उसको वो मॉडल दिया था। और आरएनए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि थाइमीन की जगह पे कौन सा कंपोनेंट एज अ बेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे हमारी बॉडी में भी हर काम के लिए एक प्रॉपर हार्मोन होता है। जैसे अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है या जैसे कभी कभार होता है ना कि हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो एड्रेनलिन रश होता है, तो वो क्या है? एक तरीके का हार्मोन है। सेम वे
प्लांट्स में भी कुछ कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो उसकी फंक्शनिंग को, उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से, यहां से भी ये इंपॉर्टेंट है आपका, डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सब कुछ तो हम नहीं कवर कर सकते ना, लेकिन मैंने क्या किया, आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से हाईली एक्सपेक्टेड है कि आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा, वही चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पर डाली हैं। पहला प्लांट हार्मोन क्या है हमारा, ऑक्सिन्स, और ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ लीव्स। बेसिकली जो पत्तियां झड़ने लगती है उसको ये रोकता है, यानी इसकी ग्रोथ को पॉजिटिव वे में ये बढ़ाता है आगे। नेक्स्ट, गिबरलिंस ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ प्लांट्स, यानी जैसे कभी कभार होता है ना कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहे होते, तो उस डोरमेंसी को ये ब्रेक करता है और उसको, उसकी ग्रोथ को आगे बढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट, साइटोकिनिन्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड इट हैम्पर्स द ग्रोथ, बेसिकली क्या करता है, ग्रोथ को रिटार्ड करता है, यानी रोकता है। नेक्स्ट, इथाइलिन, इथाइलिन जो हार्मोन होता है वो किस चीज में हेल्प करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है भाई, क्या होता है, सीड से जो पहले हम बीज बोते हैं वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो कच्चा फ्रूट बनता है, फिर वो पकता है। सेम वे, तो जो फ्रूट राइपनिंग होती है, वो जो फ्रूट पकता है, तो उसमें ये जो इथाइलिन हार्मोन है वो उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट, एसिड रेन कंटेन्स द कंपोनेंट ऑफ sulfuric acid, nitric acid, carbon monoxide, both 1 and 2. So correct answer will be both 1 and 2. यानी जब हम एसिड रेन की बात करते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो इसको मिस नहीं करना। Which of the following acts as endocrine and exocrine gland? ठीक है, कुछ ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो हमारा क्या है, लिवर हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो हमारा कौन सा है, पैनक्रियाज, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, हमारी बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है, तो वही हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है, पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, पैनक्रियाज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। ठीक है, ये जो विटामिन था वो किसने दिया था, हंक एक हमारे बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, देखिए कुछ कुछ विटामिन की कमी की वजह से हमें कुछ कुछ बीमारियां देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि किस विटामिन की को हम, क्या उसका टेक्निकल नेम है बेसिकली, और उसकी कमी से हमको कौन सी बीमारी फेस करने को मिलती है। विटामिन ए, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, और इसकी कमी से हमें कलर ब्लाइंडनेस हुई, नाइट ब्लाइंडनेस हुई, ये डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट, विटामिन B1, थायमीन बोलते हैं हम इसको, बेरी डिजीज हमें देखने को मिलेगी। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, क्रैकलिंग ऑफ स्किन, आपने देखा होगा ना, एड़ियां वगैरह फट जाती हैं, जो फिर मूवीज में एड, मतलब जैसे एड टाइम पे हम देखते हैं कि फटी एड़ियों से राहत पाएं, जो भी, तो वो बेसिकली किस विटामिन B2 की कमी की वजह से हमें देखने को मिलती है। तो चिलियोसिस डिजीज भी हमें इसी से देखने को मिलती है। विटामिन B3, नायसिन, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर, आपने देखा होगा आजकल बच्चों के जो बाल हैं वो बहुत जल्दी ग्रे हो जा रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के बाल भी ग्रे हमें देखने को मिलते हैं, तो वो बेसिकली विटामिन B3 की कमी की वजह से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विटामिन B5, पैंथोथेनिक एसिड, पेलाग्रा डिजीज या 4D सिंड्रोम जो हम बोलते हैं, हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, अनीमिया की कमी, बेसिकली आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है, तो वो विटामिन B6 की कमी से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विटामिन B7, बायोटिन, पैरालिसिस हमें देखने को मिल सकता है अगर किसी की बॉडी में विटामिन B7 की बहुत ज्यादा कमी है। नेक्स्ट, विटामिन B9, फॉलिक एसिड, अनीमिया, डायरिया डिजीज हमें देखने को मिलेगी। विटामिन C, एब्सकॉर्बिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं उस सब में हमें कौन सा, ये एब्सकॉर्बिक एसिड देखने को मिलता है, और उसकी कमी की वजह से हमें क्या हो जाती है, स्कर्वी डिजीज,
इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से सीधा विटामिन ए देखिए, विटामिन सी हुआ, विटामिन डी, ई के, ये तो सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया। बेसिकली जैसे अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर सन रेज मतलब प्रॉपर धूप भी नहीं मिल पाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में हमें फेस करने को मिलती है। तो उसी की वजह से रिकेट्स हुआ, ऑस्टोमलेशिया हुआ, यानी जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं, वो डिजीज हमारे अंदर आने लगती है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, इसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्टिलिटी जो होती है ना, वो उसकी टेंडेंसी क्या है, कम हो जाती है। विटामिन के, फाइलोक्विनोन, इसकी वजह से क्या होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब विटामिन के की अगर कमी होगी तो बॉडी में, जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई और मिस हैपनिंग हो गई, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं डॉक्टर की, जो ब्लड बह रहा होता है उसको रोकने का होता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड में क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर, उसको रोकने में हेल्प नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये हमारी इंपॉर्टेंट डिजीज हुई, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑफ कार्बन। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके लिए यहां से बनेगा, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, टंगस्टन या फुलरेंस। सो करेक्ट आंसर विल बी डायमंड, और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन भी है, यानी 2 क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जैसे आपने देखा होगा कि घर में ज्वेलरी वगैरह जो होती है वो एक पॉइंट के बाद ना थोड़ी सी उसकी शाइन जो है वो जाने लगती है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये ज्वेलर को देकर आ जाते हैं और उसकी पॉलिशिंग हो जाएगी। तो पॉलिशिंग कैसे करते हैं, बेसिकली कौन सा ऐसा केमिकल है वो यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड और सिल्वर के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या बोरिक एसिड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एसिड्स है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपको पूरा बताऊंगी कि किस किस चीज में कौन सा एसिड होता है या उसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है। जैसे बोरिक एसिड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आई वॉश। टमाटर वगैरह हमारे उसमें हमें ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे जैसे एसिड्स होते हैं वो हमारे यूजफुल भी रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट एसिड्स एंड देयर यूजेस, फर्स्ट है हमारा सिट्रिक एसिड। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे जो हमारा पीएच स्केल होता है आपने देखा होगा, वो जैसे पीएच स्केल है तो उससे अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो एसिडिक होगा, राइट की तरफ जाते हैं तो बेसिक होगा। उसी टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड हमें कहाँ देखने को मिलता है, लेमन और ऑरेंजेस, जो बेसिकली खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं ना हमारे, उसमें हमें सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड, जो मिल्क होता है सोर मिल्क, उसमें हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। ब्यूटेरिक एसिड, रेंसिड बटर। टार्टरिक एसिड, जो ग्रेप्स होते हैं उसमें टार्टरिक एसिड होता है। विनेगर, जो हमारा हुआ सिरका जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड। एप्पल्स, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड, ठीक है। फैट्स में स्टेरिक एसिड देखने को मिलेगा। टोमेटो हुआ, वुड सोरेल हुआ, उसमें हमें ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलेगा। और जो हमारी ये सोडा वाटर ड्रिंक्स होती हैं, बेसिकली हमारी पेप्सी, कोका कोला वगैरह होती है, उसमें हमें क्या होता है, ये कार्बोनिक एसिड देखने को मिलता है। देखिए आपने देखा होगा कि कभी कभार आपको किसी चींटी वीटी ने या कुछ डंक मारा तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं आपसे मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विट्रोल। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोनेट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। और सोडियम बेंजोनेट को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। देखिए आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं उस पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, पहले भी पूछा हुआ है इनफैक्ट, कि उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है। आपने देखा होगा ना कि वो फूला फूला सा रहता है, तो उसमें बेसिकली नाइट्रोजन मतलब जो होती है वो गैस हमें देखने को मिलती है, ताकि चीजें सीले ना, उसको सीलन से बचाने के लिए वो गैस उसमें फिल्ड होती है।
आयरन पायरेट्स इज नोन एज फूल्स गोल्ड, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, बेरियम सल्फेट इज यूज्ड इन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन। आपने देखा होगा कि एक्सरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मेडिकल फील्ड में इंपॉर्टेंट एक इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें क्या यूज होता है, बेरियम सल्फेट का उसमें यूज होता है। नेक्स्ट, गलीना इज द एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर अलॉयज। ठीक है, पहले हमारा गलीना, तो ये जो अलॉय है वो किस मिनरल का है, जिंक, लेड, कॉपर, सिल्वर। सो करेक्ट आंसर विल बी लेड। अब आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल और उनके अलॉयज। पहला है हमारा सोडियम, इसके अलॉय कौन कौन से, चिली सॉल्टपीटर, बोरेक्स, कॉमन सॉल्ट। कैल्शियम की कौन कौन से अलॉयज हैं, डोलोमाइट, जिप्सम, एस्बेस्टस। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, कायोलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट गोल्ड, इसके अलॉयज क्या है, कैल्वराइट, सिल्वेनाइट्स। मरकरी, सिनेबार, इंपॉर्टेंट है, और मरकरी इज दी ओनली मेटल which is liquid at room temperature। यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन के कौन कौन से अलॉयज है, हेमेटाइट, लिम्नोनाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट। ठीक है, कोबाल्ट, स्मेलाइट। और निकल का कौन सा अलॉय हमें देखने को मिलता है, माइलराइट। ये देखिए, ये सारे ना इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उनके अलॉयज हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया कि ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं, तो चीजें एकदम इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ सारी। नेक्स्ट, द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम, या none of the above। So correct answer will be bicarbonates of calcium and magnesium। तो ये तो थी टेम्पररी हार्डनेस। एक हमारी होती है परमानेंट हार्डनेस, जबान भी लड़खाने लगी अब तो बच्चों। परमानेंट हार्डनेस, तो वो किस वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड sulfates of calcium and magnesium। ठीक है, तो दोनों याद रखनी है, टेम्पररी हार्डनेस भी और परमानेंट हार्डनेस भी, कि किस वजह से होती है। नेक्स्ट, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द विच फिनोमिना। सो करेक्ट आंसर विल बी, देखिए ऑप्शंस बता देती हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है हमारा, हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स हुए, मिराज जो है हमारे, जो आपको जो उसमें देखने को मिलते हैं, जैसे रोड पे कभी कभी हम जा रहे होते हैं, ट्रेवल करते हो, तो हमें ऐसा लगता है कि आगे पानी है, तो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना की वजह से ही होता है मिराज एंड लूमिंग। ठीक है, जो बबल्स होते हैं वो जो शाइन करते हैं वो किस वजह से करते हैं, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, a liquid drop attains spherical shape due to surface tension, scattering of light, total internal reflection, law of flotation। So correct answer will be surface tension। ठीक है, नेक्स्ट, रॉकेट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल। देखिए यहां से भी आपके क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं। रॉकेट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो हमारे किस फिनोमिना पर काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। जो प्रेशर होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि
एक तरफ आपको कुछ कंपोनेंट दे दिया था, दूसरी तरफ उसकी ऐसा यूनिट दे दी थी, आपको मिलान करना था सही। तो वो क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए आगे डाला है ताकि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी रिवीजन साथ के साथ थोड़ा सा होती रहे। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? ठीक है, क्यूरी, बिक्यूरल, न्यूटन, वॉट। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑप्शन नंबर 2। देखिए बहुत बच्चे इसका आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, लेकिन इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2। जो मैडम क्यूरी थी उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए, ठीक है, याद रखना है। सो इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स, इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम कैंडेला, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन होती है, फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्स में, प्रेशर को पास्कल में मैंने अभी आपको बताया, पावर को वॉट में, रेजिस्टेंस जो होती है उसको ओम, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फराड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा यूनिट्स है तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द एक्स-रेज? W. Röntgen, Henry Becquerel, Herschel, Marconi. So correct answer will be option number 1. ठीक है, यहां से आपका कैसा क्वेश्चन बनेगा कि एक तरफ आपको कुछ डिस्कवरी दे दी जाएगी, दूसरी तरफ डिस्कवर का नाम दे दिया जाएगा, तो आपको सही मिलाना पड़ेगा कि किसने किस चीज की डिस्कवरी की है। तो वो क्वेश्चन भी फटाफट से देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। सो एक्सरेज को, ये जो हमारी गामा रेज है उसको किसने डिस्कवर किया था, हेनरी ब्यूकेरल। अल्ट्रावायलेट रेज, राइटर। इंफ्रारेड रेज को हर्शल ने डिस्कवर किया था। लॉन्ग रेडियो वेव्स हमारी मार्कोनी ने डिस्कवर करी थी। न्यूट्रिनो जो है वो पॉली ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। ये 2-3 पे तो प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन पूछा है, तो अब क्या हो रहा है, ये सिर्फ आपकी रिवीजन हो रही है। सो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, वुड। सो करेक्ट आंसर विल बी सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द मैग्नोलिया? खुरल, डाइट, नेसेट, मजलिस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खुरल। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हमारी क्या है, वर्ल्ड की पार्लियामेंट है डिफरेंट कंट्रीज की, तो उनके कुछ स्पेसिफिक नाम है। जैसे भारत की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, संसद, ठीक है, हम उसको संसद बोलते हैं, जिसमें 2 पार्ट है हमारे, एक है हमारा हाउस लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। सेम वैसी हर कंट्री की अपनी अपनी एक पार्लियामेंट या एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक जगह होती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं वो भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली। नॉर्वे, स्टॉर्टिंगेट, स्पेन, कॉटीज, रशिया, डूमा। इंपॉर्टेंट है, रशिया वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूज में ड्यू टू रशियन यूक्रेन वॉर। डेनमार्क, फॉक्टिंग। बांग्लादेश, जातीय संसद, ठीक है। ईरान, मजलिस, इंपॉर्टेंट है। इजराइल, नेसेट। अफगानिस्तान की क्या है, शोरा। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में क्योंकि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और वहां पर जो भी विमेन के राइट्स हैं उन सबको उसने छीन लिया है। जापान, डाइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे तो ये आपको याद रखना है एकदम। Who is known as the grand old man of India? हिस्ट्री का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी आपका बन सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नरोजी, वीडी सावरकर। सो करेक्ट आंसर विल बी दादा भाई नरोजी को हम क्या बोलते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 3 बार इन्होंने INC को प्रिसाइड किया था, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी डिस्कस करती रहूंगी। तब तक हमारा जब तक भी हमारा CUET का एग्जाम होना है तब तक मैं आपके लिए ऐसे जो क्लासेस है ना 20-20 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन की लाती रहूंगी ताकि आपकी रिविजन लगातार चलती रहे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।